गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रतीक हूँ, एक बैंकिंग एस्पिरेंट। और अभी जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स का हाल है, अभी नवंबर की फर्स्ट वीक है, तो अभी जो हमारा हाल है कि 2 दिन पहले एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट आया और हम लोग अभी मेंस का वेट कर रहे हैं। हम लोगों को डेट नहीं पता कि कब मेंस होने वाला है। एक्सपेक्टेड डेट तो 15-16 नवंबर की है, पर अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया। तो सिचुएशन अभी काफ़ी मेसी है, क्योंकि इस टाइम जो होता है, मतलब कोई मेंस का पहले जो एक हफ्ता 10 दिन जो होता है, वो बहुत ही ओवरवेलमिंग होता है। मैंने अभी तक 3 मेंस दिया है। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था 2024 में। सो माई फर्स्ट मेंस वॉज IBPS PO मेंस लास्ट ईयर, एंड देन आई हैव गिवन SBI क्लर्क मेंस, एंड दिस सीजन आई हैव गिवन IBPS PO मेंस। सो ये मेरा 4th मेंस होने वाला है। और जो 3 मेंस का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो है कि सबसे अनप्रोडक्टिव टाइम अभी का होता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम लोग बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, पर हमारा प्रोडक्टिविटी बहुत गिरता है इस टाइम पे, क्योंकि टेंशन इन्वॉल्व होता है, बहुत एंजाइटी इन्वॉल्व होता है और एक ह्यूज स्टडी लोड बढ़ जाता है। क्योंकि क्या होता है कि सबसे कल्प्रिट है इस चीज में, वो है करंट अफेयर्स। अब बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स का लोड बढ़ जाता है। जो लोग रेगुलरली पढ़ते हैं उनका भी लोड होता है, और मेरी तरह जो पूरा साल कल करेंगे प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं और वो एग्जाम की एकदम बगल में आके क्या पढ़े करते रहते हैं। सो हमारे लिए तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, सबसे ज्यादा। तो मुझे लगता है कि ये ही सबसे बड़ा कारण होता है कि जब हम लोग खराब देकर आते हैं मेंस। मैंने खराब मेंस दिए हैं, और मैं जानता हूं कि जब इतना सारा स्टडी लोड बढ़ जाता है ना, तभी होता है कि जो हमने पढ़ा है, जो हमें अच्छे से आते हैं, वो भी हम ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं। सो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है कि 90% एस्पिरेंट्स इस प्रॉब्लम से अभी गुजर रहे हैं। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए और ये शेयर करना चाहिए कि यू आर नॉट अलोन, हम लोग सभी इसी सिचुएशन में है। तो क्या किया जा सकता है? मुझे लगता है कि मैंने ये छोटा सा चीज अप्लाई किया था IBPS PO मेंस में। मेरा एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया, बट मैंने कुछ चीजें मैनेज कर पाई थी उस टाइम पे। तो पहला जो चीज है कि करंट अफेयर्स को सिंप्लीफाई करना, कि अगर बहुत ज्यादा लोड बढ़ गया है, लोग करंट अफेयर्स का कोई रूल नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कि करंट अफेयर्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डीप क्वेश्चन आता है। मतलब मुझे कभी भी नहीं लगा कि उतना डीप क्वेश्चन और सी पोर्शन में से आता है। हाँ, बैंकिंग में से आ सकता है, RBI और सेबी का न्यूज और कुछ बैंकिंग न्यूज में बहुत डीप चीजें वो पूछते हैं। कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, उसमें से आपको डीप नॉलेज चाहिए होता है। पर जो अदर्स जो चीजें हैं, जैसी नेशनल का हो गया या फिर स्कीम्स का हो गया, स्कीम्स में भी थोड़ा बहुत डेप्थ का क्वेश्चन पूछा जाता है, बट नेशनल, इंटरनेशनल और कुछ अवार्ड्स वगैरह, तो उनमें बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर नेशनल का आता है तो कैबिनेट डिसीजंस का कुछ आउटले पूछ लेते हैं, कुछ अमाउंट पूछ लेता है, और अगर कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह हुआ तो किसने लॉन्च किया, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मैंने जो मेंस दिया है उसमें तो मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन ही मिले, बहुत डीप क्वेश्चन नहीं मिला अदर सब्जेक्ट का। तो मुझे लगता है कि इस समय पे अगर मेरे पास 100 क्वेश्चन हो और वो 100 क्वेश्चन को मैं 2 बार 3 बार पढूं, उससे कुछ फायदा नहीं होता है। क्योंकि एग्जाम हॉल में जाकर वो क्वेश्चन ही ऐसे करते हैं कि अगर 4 ऑप्शंस दिया और उनको पता है कि इसमें से आप कौन सा ट्रिक लगा के 2 ऑप्शंस एलिमिनेट करोगे, और वो जो रिमेनिंग 2 ऑप्शंस होते हैं MCQ में, वो ऐसे ही डाले जाते हैं कि वो 2 ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करेंगे, और हम में से 70% 80% वो गलत ही मार्क करके आएंगे। तो वो बहुत वेल डिजाइंड होते हैं, और ये प्रॉब्लम तब होते हैं जब हम लोग एक ही न्यूज को बहुत मल्टीपल टाइम्स रिवाइज नहीं करते। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे पास अभी 100 न्यूज़ेस है, तो 100 न्यूज को डेप्थ में पढ़ने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोग 100 न्यूज को कवर कर सकते हैं, बट बहुत ब्रीफ तरीके से अगर हम लोग सिर्फ डेटा को गो थ्रू करें। और रिटेंशन का पर्पस मैं नहीं रखता, क्योंकि इतना सारा डेटा रिटेन मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मुझे लगता है।
तो मैं सिर्फ गो थ्रू करता हूँ, मैं सिर्फ देखता हूँ, अगर कोई वीडियोस हुआ तो उसको सुनता हूँ, वीडियोस देखता हूँ, या फिर वो जो पीडीएफ्स पढ़ता हूँ। तो मेरा जस्ट पर्पस है कि एक ही न्यूज को मैं मल्टीपल टाइम मेरे आंख से, मेरे कान से गुजरना चाहिए, जिससे होता है कि ब्रेन एक टाइम पे वो डेटा रजिस्टर कर ही लेते। ऐसा नहीं कि जब हमें मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट वो आंसर कहेंगे, पर अगर ऑप्शंस आया और हमने अगर वो 10 बार 12 बार सेम डेटा वो अगर हमारी आंख से गुजरा है तो हम कहीं ना कहीं वो मार्क कर पाएंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा बहुत गलती हमसे भी हो सकती है, पर हम लोग वो कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए यही है, वो उसको हम लोग जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना बेटर। फोमो तो होगा कि कोई न्यूज अभी अगर रिटेन नहीं कर पा रहे हैं तो लगता है कि यही आएगा एग्जाम पर, ऐसा होता नहीं। तो हमें ये चीज को लाइटली लेना चाहिए। तो ऐसा बोलने में आसान है, लाइटली नहीं ले सकते। मुझे भी फोमो होता है कि एग्जाम के पहले दिन मुझे भी लगता है कि ये याद नहीं हो रहा है, ये ही आएगा एग्जाम में। अगर 10 क्वेश्चन याद नहीं हो रहे हैं तो ये 10 क्वेश्चन ही एग्जाम में आएगा, ऐसा लगता है, पर ऐसा होता नहीं। सो वी हैव टू स्टे काम। और क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश का क्या है, इंग्लिश मुझे नहीं लगता है कि अभी सेक्शनल मॉक से या फिर अगर हम लोग फुल लेंथ मॉक दे रहे हैं तो अभी उससे उसके अलावा कुछ करना चाहिए। अगर मतलब मैं इस तरह का पर्सन हूं कि मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश का क्लास नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा इंग्लिश ठीक ठाक है, तो मैं मतलब थोड़ा बहुत मॉक वगैरह दे लेता हूँ। और अगर क्लास भी करता हूँ तो मैं बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन का क्लास करता हूँ, ग्रामर मेरा अच्छा है। तो मुझे लगता है कि अगर इंग्लिश अभी तो बहुत ज्यादा मतलब अगर हम सीखने की भी कोशिश करें तो एग्जाम में उतना दिन बचा नहीं कि उसको सीख कर हम लोग अडाप्ट करके मतलब मॉक में अप्लाई करके बहुत ज्यादा उस पर मास्टर हो जाए। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है कि कोई अगर नई चीज हम लोग सीखते हैं ना उससे 7 दिन 10 दिन पहले, तो एग्जामिनेशन में तुरंत उसको मतलब क्लिक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नई चीजें अभी नहीं सीखना ही बेहतर होता है। सेम चीज क्वांट्स में, क्योंकि अगर कोई सा भी सिलेबस हमारा बाकी रहता है ना, हम लोग सब कवर कर लेते हैं, सिर्फ कुछ चीजें अगर बाकी रहता है तो वो अरिथमेटिक में ही रहता है। सबके सारी सब्जेक्ट, हाँ जिसका क्वांट्स बहुत स्ट्रांग है तो उन लोगों का हो सकता है कि सारी अरिथमेटिक चैप्टर्स बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, और मोस्ट ऑफ अस जो एवरेज स्टूडेंट है उसका सारी अरिथमेटिक चैप्टर्स अच्छी तरीके से नहीं आता है। मेरा भी टीएसडी अच्छा नहीं है, प्रोबेबिलिटी में मैं भी वीक हूं, तो मुझे डर लगता है उस चीजों से। तो अभी नई कुछ चीजें अरिथमेटिक में करना तो उतना फिजिबल नहीं है। और मुझे लगता है कि हम लोग क्वांट्स में, जैसे मेरे लास्ट ईयर का जो एसबीआई क्लर्क मेंस का जो एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि कुछ चीजें हम लोग अगर बोल्ड हो और अगर रिस्क में, तो क्वांट्स में किया जा सकता है। अरिथमेटिक्स को एक पर्टिकुलर लेवल तक उसको हम लोग मतलब अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारी अवॉइड करेंगे कि अरिथमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है और डीआई तो नहीं बनेगी अरिथमेटिक्स के बेसिक चैप्टर से। तो अगर 1 2 या 3 अरिथमेटिक के चैप्टर्स हम लोगों को नहीं आता है तो वी जस्ट अवॉइड देम, और जो हमें आता है, क्योंकि अभी उस चैप्टर्स को हम लोग रेडी करके एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन हम लोग नहीं बना पाएंगे, फैक्ट है। ये मेंस है, प्रीलिम्स में फिर भी एक बात है कि अगर 1 लाइन 2 लाइन का क्वेश्चन आया, पर मेंस में ये किया नहीं जा सकता न्यू चैप्टर्स के। तो हमें वो चीज अभी अवॉइड करना चाहिए। और रीजनिंग की बात कहूं तो रीजनिंग में एक ही चीज फंसा सकता है, वो है करंट अफेयर, सॉरी वो है पजल्स। और पजल्स में भी मतलब मुझे लगता है कि एग्जामिनर बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन डिजाइन करता है। एग्जामिनर जानता है कि ये पजल मैं बनाने के लिए दे रहा हूं और ये पजल मैं छोड़ने के लिए दे रहा हूं। तो अगर मतलब आपने कुछ अच्छा मॉक दिया है और अगर 1 2 मेंस आपने दिया तो आपको पता चल जाता है कि ये पजल बनाना होता है, मतलब क्लरिकल मेंस में। क्योंकि पीओ की मेंस में वो ट्रिकरी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि पीओ की मेंस में लगता है कि सभी टफ है, होता ही है। पर क्लरिकल के मेंस में वैसे क्वेश्चन, जैसे पिछले बार मेरे मतलब मैंने एक पजल किया था जिसमें से एक मंथ और डेट बेस्ड का था, वो किया जा सकता था। और एक पजल था ब्लड रिलेशन बेस्ड, एक सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड, वो छोड़ने के लिए था, मैंने छोड़ा था। और जो लोग उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए थे उस पजल को, तो वो लोग आके दे सेड कि वो बहुत टफ था और उनका बहुत टाइम वेस्ट हुआ। तो रीजनिंग में अगर अभी कुछ करना है तो मिसलेनियस मुझे लगता है रीजनिंग का सभी का रेडी ही होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता और रेडी हो जाता है। तो अगर कोई चीज में अगर प्रॉब्लम होगा तो वो पजल में ही होगा। और क्रिटिकल तो गेम चेंजिंग है। लोग जब वो टाइम बचा रहता है ना रीजनिंग के बाद में फिलर, क्योंकि रीजनिंग का एक पॉइंट है कि जब हम लोग रीजनिंग को अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, हम लोग बहुत ज्यादा टायर्ड है। क्योंकि पहले जीए हुआ, फिर इंग्लिश हुआ, फिर क्वांट्स हुआ, रीजनिंग सबसे टायरिंग सेक्शन होगा हम सबका। क्योंकि क्या होता है कि मतलब हम लोग थक जाते हैं ना, 2 घंटे हम लोग एग्जाम के बाद वो कंटिन्यूएशन हो रहा है रीजनिंग में, तो हम लोग मेंटली बहुत फटीग रहते हैं उस टाइम पे। और फिर मिसलेनियस के बाद हम लोग एंड में पजल
पकड़ते हैं तो उसमें गलती करने के चांसेस रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक सही पजल चूज करें, और एकदम लास्ट में ना अगर पजल चूज करने में उतना हिम्मत नहीं रहता है, जैसे अगर हम लोग टाइमर पे देखें कि 14 मिनट बचा है, 13 मिनट बचा है, 10 मिनट बचा है, तो मेरा तो हिम्मत नहीं होता है कि मैं एक मतलब मेंस का पजल पकड़ूं उस टाइम पे। तो इसके लिए क्रिटिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि, और अगर बाकी 5 मिनट 6 मिनट बचे तो उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं आप पकड़ सकते, मिसलेनियस हो गया करना, और अभी 5-6 मिनट में आप पजल बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। तो उस टाइम पे मतलब क्रिटिकल रीजनिंग बहुत मतलब बड़ा रोल प्ले करते हैं। उस टाइम पे अगर कुछ क्रिटिकल भी 3-4 क्रिटिकल अगर आप सही से समझे, टाइम देकर अगर सही बना लेते तो वही आपको एज देता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी मतलब जो 4 सब्जेक्ट है इसको पूरी तरीके से रिवीजन करने का टाइम नहीं है, और अगर हम करने जाए तो बहुत ज्यादा मतलब वो ओवरवेलमिंग चीजें हो जाती है कि ये भी करे, ये भी करे, ये भी करना है, एक दिन में ये भी करना है, तो बहुत ज्यादा मतलब लोड पड़ जाता है, तो अल्टीमेटली एफिशिएंसी रहता ही नहीं। और एग्जाम हॉल में जाकर बैठकर लगता है कि इस चीज में मैं अच्छा था, थोड़ा अगर ज्यादा प्रैक्टिस कर लेता तो ये चीज बहुत जल्दी बन जाता। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें मुझे शेयर करनी चाहिए, और सबको टेंशन हो रही है, मुझे भी टेंशन हो रहा है, पर मतलब ये एक्सपेक्टेशन है कि मैं आप लोग सब इस टाइम गो थ्रू कर जाएंगे। ऑल द बेस्ट।